दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई बार ईडी की रेड हुई है, इसको आप किस सोचते हैं? देखिए, जिन नेताओं पर, दलों पर ईडी का, सीबीआई का या अन्य सरकारी संस्थाओं का रेड पड़ा है, सामान्यतः जो देश के स्तर पर बात होती है कि जो सत्ता में होता है उसको सही बताता है, जो विपक्ष में होता है वो उसको गलत बताता है। मेरी अपनी समझ ये है, मैंने पहले भी इस पर टिप्पणी की है, जिन पर रेड पड़ रहा है ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो बताएं कि वो सही है कि गलत है। सामान्य जनता के नजरिए से दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ा, कि ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ा, कि लालू जी पर रेड पड़ा। जिन्होंने गलती करी है, अगर रेड पड़ रहा है तो वो सब ठीक ही है। जनता को चिंता इस बात से होती है और सबको होनी भी चाहिए कि वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाएगा। तो अगर जो जिसने भी गलती की है उस पर रेड पड़े, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष में है उस पर आप रेड डाल रहे हैं और वही आदमी या उसके साथी उसी गलती में अगर सत्ता पक्ष में है तो आप उसको छोड़ रहे हैं। तो जनता के नजरिए से जब तक कानून समान रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों साइड के नेताओं पर काम करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलती किए हैं तो रेड होगा। अब आरजेडी जो पार्टी है, लालू जी को रेड होने की बात नहीं है। आज कोई कहता है कि उन पर वेंडेटा हो रहा है तो ये तो गलत बात है। 25 बरस पहले पशुपालन घोटाला हुआ, हर तरह की सरकार केंद्र में, बिहार में रही, हर स्तर पर न्यायालयों ने उस पूरी चीज का जांच किया, उसकी प्रक्रिया चली, उसके बाद उनको कन्विक्ट किया गया है। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आरजेडी के लोगों ने गलती की है, उन पर रेड हो रहा है, तो बीजेपी के लोग भी अगर गलती कर रहे हैं तो उनको भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो होगा तो जनता को उसमें कोई तकलीफ नहीं दिखती। सर, मेरा नाम कुणाल कुमार है और मैं बेटी बिहार से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि आपने जो ये पद यात्रा अभी किया है, कर रहे हैं आप, इसमें सर जितने भी जिले में आपने गए, जितने भी जिले घूमे आपने, उसमें किस तरह की समस्या या किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा? देखिए, जो समस्या तो रोजमर्रा की बहुत सारी देखते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या 3 दिखी, तो पहला है बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको जानने के लिए आपको गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है, तो सबको मालूम है। लेकिन गांव में जाने से इन समस्याओं के आर्थिक, सामाजिक पहलुओं की समझ हुई, इसकी विकरालता का अनुभव हुआ। उदाहरण के तौर पर पलायन को सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि ये गरीब परिवारों की समस्या है। गरीब परिवार के लोग मजदूरी करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाते हैं। लेकिन इस पदयात्रा के दौरान जो मैंने अनुभव किया कि पलायन सिर्फ गरीब परिवारों की समस्या नहीं है, ये बिहार के हर परिवार की समस्या है। जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे मजदूरी के लिए, रोजी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। जो यहाँ के नजरिए से समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। पलायन तो सबके बच्चे कर रहे हैं। गांव की स्थिति ये है कि कम से कम 40 से 50% युवक बाहर ही पलायन कर गया है, बाहर चला गया है, चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजी रोजगार के लिए गया हो या मजदूरी करने गया हो। जिन प्रखंडों, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है वहां पर पलायन का स्तर 60-70% है। दूसरी बात जो समझ में आई, कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अरे बिहार में लोग यहाँ खुद काम नहीं करता है, बाहर जाके 12,000 रुपये में काम करता है। ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर लोग अगर उनको अवसर हो तो वो बिहार में ही काम करना चाहेंगे। 2,000 कम रुपया मिले तो भी वो बिहार में काम करना चाहते हैं। जो लोग बाहर गए हैं उसमें ज्यादातर लोग मजबूरी में गए हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उनकी जो आमदनी है वहां पर वो औसतन लोग 12 से 15,000 रुपया बताते हैं और वहां पर सारे परिश्रम के बाद लोग 6 से 8,000 रुपया अपने घर वालों को भेज पा रहे हैं। तो अंग्रेजी में जो एक वर्ड है डिस्ट्रेस माइग्रेशन, बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में 2/3 के आसपास लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन वाले हैं। स्वेच्छा से जाने वाले लोग नहीं है, मजबूरी में जाने वाले लोग हैं। लोग यहाँ आते हैं
अब उनकी स्थिति इतनी परिवार की खराब है कि वो बाहर न जाए तो उनका परिवार का खाना दाना ही नहीं चलेगा, इसलिए जा रहे हैं। यही स्थिति कमोवेश बेरोजगारी की भी है। हम लोग को लगता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जो गरीब आदमी है, वो सब बेरोजगार घूम रहा है। ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो जिससे बिहार का कोई परिवार अछूता नहीं है। गांव में जब हम लोग चलते हैं तो जो बड़े किसान हैं, जिनके पास 15-20 बीघा जमीन है, जो छोटे मोटे गांव के स्तर पर व्यवसायी हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतना ही चिंतित हैं। लोग 20-25 हजार रुपए के लिए नौकरी के लिए हाथ जोड़ने को तैयार है, मिन्नत करने को तैयार है, खेत बेचकर भी लोग पैसा देने को तैयार है। तो बेरोजगारी और पलायन अभी तक की पदयात्रा में सबसे बड़ी समस्या दिखी, जो बिहार के हर परिवार, हर वर्ग को प्रभावित करती है। इसमें गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान सब प्रभावित है। बिहार न्यूज लाइव से मैं नीतीश कमल हूँ। मेरा सवाल यह है कि राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वादा सभी कर सकते हैं, वादे सभी कर सकते हैं, पूरे करने के लिए कोई कानून नहीं बना है। आप पर लोग क्यों यकीन करें, ये बताएं। बिल्कुल मेरे पर यकीन लोगों को नहीं करना चाहिए। आपने या तो इस पदयात्रा को ध्यान से देखा नहीं है, या हम जो बात बताते हैं वो आपने सुना नहीं है। हम पहला ही लाइन ये कहते हैं अपने भाषण में कि आप हम पर बिल्कुल ही यकीन न करें, किसी नेता पर यकीन न करें। आप वोट जिसको भी दें, अपने वोट की कीमत सही वसूलें। हम तो सामने से मन से रोज कह रहे हैं कि आप वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन जिसको भी वोट दे रहे हैं उसको मुफ्त में वोट मत दीजिए। जाति के नाम पर मत दीजिए, धर्म के नाम पर मत दीजिए। अगर जाति के नाम पर भी देना है, अपने जात वाले को ही देना है, तो कम से कम उससे अपनी कीमत तो वसूलिए वोट की। तो आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हम तो ये लाइन ही कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिएगा, हम भी आपको ठग लेंगे। इसलिए आपको हम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए वोट करना चाहिए। और वोट जिसको भी कीजिए अपने बच्चों के लिए, उससे उसके वोट की कीमत वसूलिए। विपक्षों का कहना है कि बीजेपी से आप अलग हुए, लेकिन आपको यूज किया जा रहा है, आप यूज हो रहे हैं कि बीजेपी के साथ फिर मिलेंगे और चुनाव में उनका साथ देंगे। क्या सच में प्रशांत किशोर बीजेपी का साथ देंगे? पहले तो आप हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर मिलेंगे का मतलब है कि पहले मिले हुए थे, तो शब्द ही आपका वाक्य ही गलत है। अगर आपका सवाल ये है कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो भाई जो महागठबंधन के लोग हैं वो ये कहेंगे कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि महागठबंधन की मदद कर रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ दोनों ही दल को, महागठबंधन को और बीजेपी को, लोगों को डराकर, मजबूरी में रखकर मुफ्त में वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उसको मालूम है कि हमको काम नहीं करना है। जनता का कोई काम न करे तो भाजपा वाले को मालूम है कि चुनाव होते होते लालू जी के डर से हमको लोग वोट दे ही देंगे। यही हाल महागठबंधन का है। उसको मालूम है कि हमको काम करने की जरूरत नहीं है, जब चुनाव आएगा तो भाजपा का डर दिखाएंगे और सारा मुसलमान हमको वोट दे देगा। तो जिन दलों को, नेताओं को बिहार में मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, मुफ्त में वोट लेने की, उनको घबराहट ये हो रही है कि अगर जनता का कोई विकल्प बन गया तो उनको मुफ्त में वोट देगा कौन? तुमको भी काम करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है जब आपका जमा पूंजी लूटेगा तो आप तो बाप बाप चिल्लाइएगा ही। सर, बखरी में आपने बयान दिया था यात्रा के पहले दिन कि मुखिया चोर नहीं होगा तो क्या होगा जी। इससे मुखिया संघ में नाराजगी है और मुखिया संघ का कहना है कि इसके लिए प्रशांत किशोर माफी मांगे। मेरे भाई, ये बखरी में नहीं कहा है, हम पिछले 16 महीना से कह रहे हैं। जो बात कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जब हम सभा करते हैं गांव में, तो सामान्यतः लोग ये बताते हैं कि मुखिया चोर है, विधायक चोर है, अफसर चोर है, पूरा सरकार चोर है। मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि लोग चोर है, मुखिया चोर है, वो इसलिए चोर है कि चोरी की शुरुआत तो आप और हम कर रहे हैं। जब आप वोट देते समय चोरी कीजिएगा, 500 रुपया लीजिएगा, मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा, तो जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी दल का हो, अपना गेहूं बेच के तो पैसा देगा नहीं। तो हम तो लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर आप चोरी रोकना चाहते हैं, ईमानदार लोगों को चुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आपको स्वयं से करनी है। हम मुखिया और सरपंच की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों को चोर बता रहे हैं। मुखिया संघ का है उछल रहा है,
सारे आपका मुखिया संघ का कितना ताकत है उस आप देख लीजिए कि मुखिया संघ ने जब ये कहा बेगूसराय में, मुखिया संघ ने नहीं कहा, उसके एक व्यक्ति ने कहा, उसके बाद हर प्रखंड में सबसे ज्यादा मुखिया लोग तो हमारे साथ पैदल चल रहे हैं, तो अपना ही हंसी उड़ा रहे हैं। क्योंकि जो भी मेरी बात सुनेगा, हम तो अगर मुखिया की बात भी करें, हम तो मुखिया के हक की बात कर रहे हैं कि आप मुखिया को गाली क्यों दे रहे हैं। आप तो खुद ही चोरी की आपने शुरुआत की है, तो आप मुखिया को किस मुंह से गोली कह रहे हैं कि हमारा चोरी कर रहा है। सर बिहार से बेरोजगारी और पलायन को दूर करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप? बिहार से गरीबी और पलायन को दूर करने के लिए हमारे पास रोड मैप की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में जहां पर भी गरीबी और पलायन पर काबू पाया गया है, उस प्रमाण बिल्कुल सामने है। दो चीजों से, शिक्षा और पूंजी, दो चीजों से ही पलायन और बेरोजगारी रुक सकती है। अभी मैं अब बच्चों को बता रहा था, कई लोगों को लगता है नौकरी देने से, पूरे बिहार में 75 साल के सारे प्रयास के बावजूद सिर्फ 1.57% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। 98.5% मतलब 100 में 98 आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी ही नहीं है। तो नौकरी देके तो आप बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर हो सकता है शिक्षा से, बेरोजगारी दूर हो सकता है लोगों को पूंजी उपलब्ध करा के, ताकि लोग स्वरोजगार करें, रोजी रोजगार अपने स्तर पर कर सकें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ये तो हर आदमी मान रहा है। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, कॉलेज स्कूल में खिचड़ी खा रहे हैं, कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई तो उन्होंने किया नहीं। तो जब आप सिर्फ डिग्री लीजिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो उस शिक्षा से रोजगार के मामले में, आमदनी के मामले में कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी, हमारा जो विजन है, बिहार में अगर लोगों को पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग यहाँ पर मेहनती हैं, उन्होंने काम किया हुआ है, पूरे देश विदेश के फैक्ट्रियों में यहाँ के लोगों ने काम किया है। अगर उनको पूंजी मिल जाए तो अपने गांव देहात पंचायत में ही वो काम कर सकते हैं, स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। अब बिहार में ये होता क्यों नहीं है, ये आप समझ लीजिए। पूंजी जो आता है समाज में, वो दो जगह से आता है। एक, जो पैसा आप कमाते हैं और कमाने के बाद, खर्च के बाद जो पैसा बचता है, वही आपका पूंजी हुआ। दूसरा पूंजी का स्रोत है जो आप बैंक से कर्ज लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया बचत का है और आप 4 लाख रुपया बैंक से कर्ज लीजिएगा, 5 लाख रुपए का आप घर बनाइएगा। बिहार में ये दोनों ही स्थिति, चूंकि बिहार बहुत गरीब राज्य है, यहाँ औसत आय 35,000 रुपया है प्रति व्यक्ति, जबकि देश में औसत आय है 1,35,000 रुपया। तो 35,000 रुपया कमाने वाला समाज, आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, पूंजी आप कहां से लाइएगा। दूसरी जो बड़ी वजह यह है कि यहाँ जो बैंक हैं वो लोगों को ऋण या लोन नहीं देते। इसको जांचने के लिए एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन है, देश में ये व्यवस्था है कि बैंकों में जो लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक को उसका 70% पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस देना है। चाहे घर बनाने के लिए हो, गाड़ी खरीदने के लिए हो, YouTube चैनल चलाने के लिए हो, दुकान खोलने के लिए हो, अलग अलग काम के लिए बैंकों को ये ऋण देना होता है 70%। बिहार में CD रेशियो है 40%। मतलब अगर बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 40 रुपया ही ऋण दिया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया जहां पर रोजी रोजगार हो रहा है, जहां बिजनेस व्यापार हो रहा है। अब इसको मैं आपको पिछले साल का एक आंकड़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। पिछले साल कई बार आप लोग कहते हैं भैया एगो फैक्ट्री नहीं लगा, अगर कोई चीनी मिल चालू होगा 5,000 करोड़ रुपया लगेगा। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में यहाँ के लोगों ने जमा किया। 70% CD रेशियो के हिसाब से बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ 40% ही CD रेशियो है तो मिला 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा गया आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। वहां पर CD रेशियो है 90, 95, 100। तो अगर आप अंदाजा लगाइए, हर साल 2 लाख करोड़ रुपया अगर यहाँ के लोगों को ज्यादा मिलता तो लोगों को कितना ज्यादा लोग घर बनाते, कितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाती, कितना लोग रोजी रोजगार कर पाते।
मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, बैंक ने अगर 80,000 रुपया आपको कर्ज दे दिया तो 1 लाख रुपया में आप सैलून यहाँ खोल लेंगे, खुद के लिए भी कमाएंगे, 2-4 लोगों को उसमें नौकरी भी देंगे। लेकिन अगर वो 80,000 रुपया न मिले बैंक से ऋण आपको, तो 20,000 रुपया लेके तो आप सैलून खोल नहीं पाइएगा, आपको बड़े शहर में जाकर किसी सैलून में मजदूरी करनी पड़ेगी। ये फर्क है। तो हमारा या जन स्वराज का विजन ये है कि बिहार से गरीबी और बेरोजगारी या पलायन रोकना है। इसीलिए मैं जो हर जगह कह रहा हूं कि 1 साल में इसको किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप पूंजी उपलब्ध करा देंगे तो बिहार के बच्चे, उनमें ये ताकत है, वो क्षमता है, वो आकर गांव-गांव में, घर-घर में अपना रोजी रोजगार कर सकेंगे। अब एक आंकड़ा और दे देता हूं, आपको कोई दूसरा बताएगा नहीं। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर पिछले वर्ष तक, 1990 से लेकर 2022-23 तक, इन साल 32-33 सालों में बिहार के बैंकों ने करीब 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का, बाहर के लोगों का नहीं, यहाँ के लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में भेज दिया है। यहाँ के वित्त मंत्री से जाकर पूछिएगा, उसको मालूम भी नहीं है कि ये होता क्या है। पत्रकारों को भी मालूम नहीं है, ना कोई बात करता है, ना कुछ समझता है। बिहार में तो नेता वही है जो महामूर्ख है, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने, उसको आप लोग जमीनी नेता बताइएगा। जो यहाँ गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे, बालू शराब का माफिया है, वो आपके नजर में बड़ा मजबूत नेता है। जो यहाँ पर जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, विषय का ज्ञान ना हो, वही नेता है। इसीलिए इस दुर्दशा में हम लोग जी रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को, बच्चों को मिला होता तो कितने ज्यादा बिहार के लड़कों ने कोई ना कोई रोजी रोजगार किया होता। अब आप कहिएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है? हो इसलिए नहीं रहा है कि एक तो सरकार के में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है, दूसरा अगर जानकारी है भी तो इस कमिटी, ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमर्जी है, ये कमेटी है जिसके प्रधान बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। मतलब हर राज्य का मुख्यमंत्री उसका हेड चेयरमैन होता है उस कमेटी का, जिसकी ये जिम्मेवारी है ये सुनिश्चित कराना कि बैंक 70% कर्ज दे। लेकिन जैसे बिहार में मुख्यमंत्री का बात शिक्षक नहीं मान रहा है, सीओ बीडीओ नहीं मान रहा है, दरोगा नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाले भी नहीं मान रहे हैं। और सरकार की कोई चिंता है नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो अगर बिहार से गरीबी और बेरोजगारी दूर करनी है तो उसका सीधा उपाय है, पहले 15 साल में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, राज्य पर 65 साल बोझ न बने। अभी स्थिति क्या है, आपने 15 साल पढ़ाया नहीं तो बच्चा अब अनाज के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए सरकार पर बोझ बना रहता है। अगर आप पहले 15 साल में बच्चे को पढ़ा देंगे, मान लीजिए हम पढ़ लिए इसी बिहार में, तो हमको सरकार कुछ दे न दे, हम अपनी दम पर कुछ कर सकते हैं। तो पहले 15 साल में जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाना, और 15 साल से जो आगे, जो 20 साल 25 साल के बच्चे, उनसे वो आगे के लोगों को उनके हाथ में पूंजी देना ताकि वो रोजगार कर सके, अपने लिए बिजनेस व्यापार कर सके। यही रास्ता है बिहार से गरीबी दूर करने का। सर एक मेरा सवाल है, आप जदयू में जितना समस्या उठा रहे हैं तो आप जदयू के महत्वपूर्ण पद पर थे, उपाध्यक्ष थे, उस समय तो भी समस्या को आपको नहीं हटा सके तो आप कैसे हटाइएगा, उससे कैसे निपटिएगा? आप फिर वही बात मैं कहूंगा, कभी कभी मुझे यहाँ पत्रकारों की समझदारी पर भी बड़ा अफसोस होता है। आप किसी दल में किसी पद पर हैं, आप सरकार चलाने लगिएगा। दल के पद पर जो बैठा हुआ आदमी है, मान लीजिए कि नड्डा जी भाजपा के देश के अध्यक्ष हैं, तो जो देश में कार्यक्रम चल रहा है वो मोदी जी और भाजपा की देश की सरकार की कैबिनेट उसके अफसर चलाएंगे, आकि नड्डा जी और भाजपा का जनरल सेक्रेटरी चलाने लगेगा? बात सुनिए, जब आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये खाली नेताओं की दुर्दशा नहीं है, ये पूरे समाज की यहाँ यही दुर्दशा है। कोई आदमी पढ़ने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। संगठन में अगर आप हैं भी बहुत बड़े ताकत वाले हैं तो आप संगठन में चलाइएगा कि बिहार में घर संगठन, आप कहिएगा संगठन आपका प्रभाव तो है, प्रभाव था तो 7 निश्चय बनवाए, लेकिन 7 निश्चय जमीन पर लागू तो सरकार को न करना है कि संगठन का आदमी करने लगेगा। आप दिन भर मोदी मोदी करते हैं, सुनते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका ना काम है करना कि भाजपा का जो जनरल सेक्रेटरी है वो आके काम कर देगा।
और अगर मोदी सरकार काम न करे तो आप मोदी जी को दोषी मानिएगा कि भाजपा में संगठन में जो जनरल सेक्रेटरी है उसको दोषी मानिएगा। गजब हाल है। जातिवाद का जो दलदल में बिहार अभी चल रहा है और जो लोग जातिवाद और आरक्षणवाद के चलते देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। आरक्षण एक ऐसा दूरी बन गया है जिसको बढ़ा करके लोग समझ रहे हैं कि हमारी राजनीति उसमें सफल होगी। तो इस जो जातिवाद के दलदल से बिहार को निकाल करके विकास की तरफ ले जाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें सर आपका क्या मॉडल है? देखिए ऐसा है, बिहार का जो जातिवाद है संपूर्ण भारत में पहले तो आप लोग ये समझिए कि जितना आप लोग दावा करते हैं बिहार की राजनीति को समझने का, इतनी समझ ज्यादातर लोगों की है नहीं। आपने एक शब्द शुरू किया कि बिहार में तो जाति ही सब कुछ है। आप लोग सब पत्रकार हैं, वोट के समय आपको सुन रहे हैं, वोट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। अब हम उसका जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। पत्रकार होने के नाते इतना तो आपको मालूम है कि बिहार में भाजपा को जो वोट मिलता है वो सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिलता है कि मोदी जी के नाम पर मिलता है। गांव देहात में तो आप लोग यही लोग बता रहे हैं कि भैया वोट किसी सांसद विधायक को नहीं मिला है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। ये तो आप मानते हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं जरा आप बता दीजिए। अभी तो आप कितना दावा से बोले हैं कि वोट तो सब जाति पर पड़ता है। तो मोदी जी के जाति, फिर वही बात, बिहार में मोदी जी को वोट पड़ा है ना, सरकार उनकी कहां बनी? अरे बिहार में लोकसभा में मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? गठबंधन में थे, पड़ा। मोदी जी को वोट नहीं पड़ा है, पड़ा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। आपको ज्यादा समझ है, हमको तो नहीं समझ है। 20, अब दूसरी बात सुन लीजिए, 20% मुसलमान लालटेन को वोट देता है ना। मुसलमान बिहार का लालटेन को वोट देता है कि नहीं देता है? देता है ना, एकदम। तो वो तो जाति का, तो लालू जी की जाति का तो नहीं है, तो काहे देता है? फिर तो भाजपा के डर से देता है, जाति के नाम पर नहीं देता है। फिर खत्म होगी कहानी। आपका उत्तर आपने खुद दे दिया। जो मुसलमान आज भाजपा के डर से लालू जी को वोट देता है, अगर उसको कोई दूसरा विकल्प मिल जाएगा तो इसका क्या गारंटी है कि वो लालू जी को देता रहेगा? अब आप निरुत्तर हो गए। अरे जब आप किसी चीज को गहराई से समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे, मैंने आपको कहा कि 50% लोग बिहार में भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट करते हैं, ठीक है? उसमें 20% मुसलमान है और बाकी हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो भाजपा को वोट नहीं करता है, वो लालू जी के विरोध में वोट करता है। ये आपको पत्रकार होने के नाते ज्यादा समझ है। उसको जहां विकल्प मिलेगा वो वहां से भाग जाएगा। सर, पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है कि न वो मोदी शाह के साथ रह पाए और न वो लालू नीतीश के साथ रह पाए। पहले तो पॉलिटिकल पंडित कौन है इस देश में हम जानते नहीं है कि कौन इतना बड़ा पॉलिटिकल पंडित है जो हमारे दिमाग को पढ़ पा रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि महत्वाकांक्षा है, तो महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात तो है नहीं। और हम किसी का झोला ढोने के लिए पैदा हुए नहीं हैं, किसी का दिया हुआ खाते नहीं हैं। हमको ना मोदी साहब ने बनाया है ना लालू नीतीश ने बनाया है। हम जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, अपने दम पर हैं, अपनी विद्वता पर हैं, अपनी परिश्रम से हैं। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, किसी को ठगा नहीं, अपने दिमाग से एक विधा खड़ा करके देश भर में अपना लोहा मनवाया है कि बिहार के लड़के ये भी कर सकते हैं। अगर इसको आप महत्वाकांक्षा बताते हैं तो बिल्कुल हमारी महत्वाकांक्षा है कि लोग देश भर में माने कि बिहार के लड़के होशियार हैं, वो काम कर सकते हैं, वो दूसरों को सलाह भी दे सकते हैं, वो खाली मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अब बिहार जो लोग ये पंडित हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बिहारी कह के गाली अनपढ़ बेवकूफ हम लोग को बताया जाता है तो अच्छा है, और बिहार का लड़का कोई जाकर झंडा गाड़ कर आया है तो खराब है। आप क्यों चाहते हैं कि बिहार के लोगों की महत्वाकांक्षा न हो? हम तो ये चाहते हैं कि बिहार का हर लड़का इतना महत्वाकांक्षी बने कि देश को हम लोग चलाएंगे। हम क्यों नहीं महत्वाकांक्षा रखेंगे भाई? इस मिट्टी में उतनी ताकत है। देश के सारे राज्यों का इतिहास बहुत गौरवशाली है, पूरे देश का ही है, लेकिन सारे राज्यों के मुकाबले बिहार का इतिहास सबसे ज्यादा गौरवशाली है। तो हम लोग के बच्चे अगर महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे तो कौन महत्वाकांक्षा रखेगा?
सर इस पदयात्रा का पैमाना बहुत बड़ा है और लगभग इतने दिनों से ये पदयात्रा चल रही है। इसमें विस्तृत रूप से काफी खर्च आ रहा होगा और काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका सोर्स क्या है। भैया हर पदयात्रा जिस दिन से चल रही है उस दिन से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग पूछते हैं बताते हैं कि पूरे अभियान को वो लोग आर्थिक रूप में मदद करते हैं जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने बनने में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। पूरे देश में कई राज्य हैं जहां पर बड़े बड़े दल और नेता चुनाव जीते हैं मेरी मदद से। अब मैं उन लोगों से, उनके चाहने वालों से, उनके समर्थकों से मदद मांग रहा हूं कि भाई बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, 10 साल हमने आपकी मदद की है, आज हमारे राज्य में हमारे लोगों को जरूरत है, आप थोड़ा मदद कीजिए। वही लोग मदद कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि अभी जो आप बेगूसराय जिला में लगभग 5-6 प्रखंड का आपने घूमे, आपको क्या क्या अनुभव हुआ है गरीबी के लेकर और विकास के लिए? देखिए बेगूसराय पूरे राज्य का सेकंड नंबर पे जिला है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर ये कई दूसरे जिलों के मुकाबले आर्थिक नजरिए से थोड़ा बेहतर है, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी ज्यादा दूसरे राज्यों के, दूसरे जिलों के मुकाबले देखी। मतलब जो सामाजिक विषमता है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, और खास करके जिन प्रखंडों से हम होकर आ रहे हैं वहां हमको वो दिखा। जैसे बखरी में स्थिति अगर अच्छी दिखी, वहीं नावकुटी में, गढ़पुरा में हालत बहुत खराब भी दिखा। उन प्रखंडों में भी जो सामाजिक तौर पे जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, उसकी स्थिति वही है जो मधुबनी में या चंपारण में दलितों की है। तो अगर एक टिप्पणी मुझे करनी हो तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बेगूसराय दूसरा सबसे धनी जिला है बिहार का। दूसरा सबसे धनी है, इसका मतलब धनी नहीं है, पूरा बिहार सबसे गरीब है, लेकिन गरीबों में दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ आर्थिक और सामाजिक विषमता दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा दिखी। सर आगामी लोकसभा चुनाव में क्या 26 दल मिलकर मोदी का सामना कर पाएंगे? अभी जाके 26 दल से पूछिए, हम तो जो काम कर रहे हैं हम इसमें हम आपसे ज्यादा उम्र के हैं और बचपन से राजनीतिक कर रहे हैं। हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र कवि दिनकर की धरती से हम रिजवान अली गांधीवादी हैं। आप तो मिले हैं हमसे एक बार, हम पत्रकार वार्ता हो रही। हम सर तालाब हैं, आप समुद्र हैं और हमारे धरती पे आए हैं। हम आपको आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, आपका सम्मान भी बखरी में किया, झगड़ा में, और हम यहाँ भी आपको सीएम से पीएम बनाने का इरादा रख के आपको दुआ दे रहे हैं कि आपने जो कुर्बानी बलिदान दिया है पूरे देश में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबका। चलिए।